क्या रेड रेंजर कभी अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाया? और कैसे ये मॉन्स्टर 6 रेंजर बन गया? और क्या तुम्हें कभी पता चला कि एनिमल्स ने सभी वाइल्ड जॉर्ज रेंजर से क्यों छीन लिए? और क्या तुम लोग ये जान पाए कि ये मास्टर रॉक कैसे एक इंसान था? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, जो है पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स की एंटायर स्टोरी। तो अपना सारा काम धाम बंद करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। स्टोरी की शुरुआत होती है जंगल के अंदर से, जहां हम टार्जन मतलब इस कोल नाम के लड़के को देखते हैं, जो छोटी सी उम्र में ही अपने पेरेंट्स से अलग जंगल में रहता था। उसने अपनी जिंदगी नेचर और जानवरों के बीच गुजारी है। उसका दिल बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसी वजह से उसे सब लॉयन हार्ट भी कहते हैं। उधर टर्टल को नाम का एक शहर है, जहाँ पे ऑक्स वापस लौट रहे हैं। ऑक्स बेसिकली वो क्रिएचर होते हैं जो दुनिया की बुरी एनर्जी और पॉल्यूशन से पैदा होते हैं। फिर तो इंडिया में इंसानों से ज्यादा जनसंख्या इनकी है यार। लेकिन इस सीरीज़ में ये इस दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रिंसेस शायला, जो कि एनिमारिया नाम की एक मैजिकल फ्लोटिंग आइलैंड पे रहती है, वो अपनी नींद से लगभग 3000 साल बाद जग जाती है और 4 टीनेजर से उसकी मुलाकात होती है, जिन्हें एनिमल क्रिस्टल, जो कि एनिमल्स की पावरफुल एनर्जी का सोर्स होते हैं, उन्होंने खुद ही चुना था। इन्हीं क्रिस्टल की हेल्प से ये सभी पावर रेंजर्स बनेंगे। और इधर कोल अब 20 साल का हो चुका था, इसलिए इसके गोद लिए पेरेंट्स इसको इसके असली माँ बाप की फोटो और एक एनिमल क्रिस्टल देकर सारी सच्चाई बता देते हैं और इसे सिटी में अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये बेचारा टार्जन था, जो अब तक इन हाईटेक चीजों से दूर रहा करता था, इसलिए ये कुछ बेवकूफियां करने लगता है। इधर रेंजर्स को भी अपने लीडर रेड रेंजर का इंतजार होता है, लेकिन येलो रेंजर कुछ ज्यादा ही बोल्ड थी यार। सच में ये खुद ही टीम को संभालने का फैसला करती है, लेकिन कोल बीच में टपक ही जाता है और फाइट के बीच में ये सभी मॉफ होकर बनते हैं पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स। फर्स्ट फाइट में ये सभी मास्टर को हरा देते हैं और अपने एनिमल क्रिस्टल की मदद से अपने जॉर्ज को भी अनलॉक कर देते हैं, जिन्हें कंबाइन करके ये एक मेगाजॉर्ड बनाते हैं। इसके बाद हम ऑक्स की साइड से एक बड़ा डेंजर देखते हैं। जिंट्रेक्स और टॉक्सिका वापस लौटते हैं, जो मास्टर ऑक्स के पुराने फॉलोअर्स थे। ये दोनों नए ऑक्स को जगाना शुरू करते हैं। अब ये लोग आए कहाँ से, ये तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ऑक्स सिटी में आकर लोगों को तंग करता है। रेंजर्स फाइट करते हैं, लेकिन उन्हें अपने एग्जिस्टिंग जॉर्ज से उस ऑक को रोकने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। हम इन सभी ऑक्स के मास्टर को भी देखते हैं, जिसका नाम ही मास्टर ऑक होता है। इसे एक पावरफुल सिंबल मिलता है और उसे अनलॉक करने के लिए ये प्रिंसेस शायला को किडनैप करके यहाँ ले आता है। पर रेंजर्स उसे बचाने आते हैं, लेकिन वो उन्हें भी कैद कर लेता है। तब प्रिंसेस बताती है कि वो इसे अनलॉक नहीं कर सकती, बिकॉज ये पावर उसी से अनलॉक होगी जिसे पावर की स्पिरिट खुद चूज करेगी। और इस बार से गुस्सा होकर मास्टर ऑक इन दोनों पर अटैक करके इन सिंबल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये पावर व्हाइट रेंजर को चूज करती है और तब जाके हमें पता चलता है कि ये एक एलिफेंट जॉर्ड है। ये रेंजर के मेगाजॉर्ड में मर्ज होकर उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है, जिससे ये इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। फिर प्रिंसेस शायला बताती है कि इन सब के अलावा बहुत से वाइल्ड जॉर्ज भी एग्जिस्ट करते थे, पर 3000 साल पहले एक एंशिएंट वॉर हुई थी, जिसमें ये सब कहीं तो कहीं खो गए। अबे पुराने वॉर की स्टोरी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद हमें ब्लू रेंजर दिखाया जाता है, जिसे डॉल्फिन जॉर्ड अपने मास्टर के रूप में चूज करती है और रेंजर्स को जंग के लिए एक नया जॉर्ड भी मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने येलो रेंजर का पास्ट आता है कि वो एयरफोर्स सोल्जर थी। ओहो, तभी इतनी बोल्ड और अग्रेसिव है ये। एक फ्लाइट के दौरान ये एनिमारिया, मतलब इस फ्लोटिंग आइलैंड में, जो कि अब पावर रेंजर्स का घर है, वहीं क्रैश हो गई थी और ईगल क्रिस्टल ने इसे येलो रेंजर के रूप में चुन लिया। एक और अटैक करता है तो रेंजर्स को उसे हराने में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तभी ये दो बच्चे येलो रेंजर को कहीं तो खाई में ले जाकर उसे उस फूल को तोड़ के लाने बोलते हैं और येलो रेंजर उन्हें फुल डे भी देती है और फिर वो रेंजर्स के पास उनकी मदद करने आती है। लेकिन ये दोनों जुड़वा नमूने उसका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाते हैं और तब हमें रिवील होता है कि ये दो कोई और नहीं बल्कि भालू होते हैं, दो जुड़वा भालू, जो येलो रेंजर को चूज करके अपनी पावर्स उसे दे देते हैं। और मॉन्स्टर को हराने के बाद इनके जॉर्ड अनस्टेबल हो जाता है। प्रिंसेस बताती है कि ये दोनों भालू और लॉयन जॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए ये साथ में नहीं रह सकते, पर एक सोलबर्ड नाम का स्पिरिट है जो इसका सोल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन ये भी एंशिएंट लड़ाई में कहीं खो गया था और अभी कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं होता। रेड रेंजर अपने जॉर्ड के लिए सब कुछ दांव में लगाकर उस सोलबर्ड को खोजने जाता है। और ये सीरीज़ की प्यारी बात ने यही है कि इसके सारे जॉर्ड सिर्फ मशीन नहीं होती यार, बल्कि न इनके अंदर में भी आत्माएं होती है। रेंजर्स और जॉर्ड एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। रेंजर्स सोलबर्ड को खोज रहे होते हैं, लेकिन मास्टर ऑग इन पर भी हमला कर देता है और सोलबर्ड मिलने पर मास्टर ऑग उसे भी भगा देता है। और फाइट के बीच में रेड रेंजर की जेब से उसके पेरेंट्स की फोटो गिर जाती है, जिसे मास्टर ऑग उठाता है और पास्ट को याद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि रेड रेंजर के पेरेंट्स को इसी ने मारा था, पर उसके पेरेंट्स ने रेड रेंजर को किसी तरह बचा के अमेज़न के फॉरेस्ट में छुपा दिया था। ये सब याद करके मास्टर ऑग वहाँ से चला जाता है और सोलबर्ड रेंजर्स की बहादुरी देखकर उन्हें चिंपांजी जॉर्ड की पावर देती है, जो कि रेड लॉयन की जगह लेकर दोनों भालू के साथ मेगाजॉर्ड में फिक्स हो जाता है। और रेड रेंजर को सोलबर्ड का एग मिलता है, जो उसके घोंसले में ही रह गया था। इसे ये लोग एनिमारिया ले आते हैं और प्रिंसेस शायला इसका ख्याल रखती है। देन हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो ट्रेन से आता है और अपने आप को मास्टर ऑग का बॉडीगार्ड बताता है।
ये दोनों नमूने उसे रेंजर को हराने बोलते हैं, पर फाइट के बीच में सोलबर्ड का एग हैच हो जाता है, जिससे इन्हें सोलबर्ड की पावर भी मिल जाती है और इस पावर के आगे ये बॉडीगार्ड खुद ही हार जाता है। लेकिन ये जिंदा होता है और पता नहीं क्यों ये अपने मास्टर ऑग को ही नहीं पहचान पाता और इस गुस्से में मास्टर ऑग इसे ही खत्म कर देता है। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर को देखते हैं जो रात के अंधेरे में कुछ तो जादू टोना कर रहा होता है। फिर इसके जादू टोने से प्रभावित होकर एक खतरनाक ऑग जेनाकू अपनी नींद से जाग जाता है। ये एक लूनर वुल्फ होता है जिसकी पावर्स मून से आती है। ये रेंजर्स पर भारी पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाता है यार, और उनकी कुछ ऐसी हालत कर देता है। इसके पास रेंजर्स की तरह खुद का वुल्फ और एलिगेटर जॉर्ड भी होता है, जिससे पावर रेंजर्स को कड़ी टक्कर देता है और उनको लगभग हरा ही देता है। लेकिन एक फाइट के दौरान एनिमस मीन्स ये जो फ्लोटिंग आइलैंड की आत्मा है, एनिमारिया की आत्मा, वो फुल मून को ढक देती है, जिससे जेनाको पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है और अचानक से एक इंसान में बदल जाता है जो अपना नाम मैरिक बताता है। और अब हमें 3000 साल पहले की वॉर की पूरी कहानी पता चलती है। उस समय ये आइलैंड पृथ्वी का एक हिस्सा था जहां हर तरह के जानवर एग्जिस्ट करते थे और जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी थी। इन्हीं पावर्स को पाने के लिए मास्टर ऑग ने इस आइलैंड पर हमला किया। तब एनिमस मीन्स इस आइलैंड की आत्मा ने पूरे आइलैंड को हवा में फ्लोट करवा के आसमान में ले आया और खुद एक मेगाजॉर्ड बन गया। साथ ही उसने प्रिंसेस शायला के थ्रू 6 ह्यूमंस को एक पावर भी दी जिससे ये लोग उस वॉर में इन सब का साथ दे सके। पर एनिमस उस लड़ाई में मास्टर ऑग के हाथों में मारा गया और वॉर जब अपनी पीक में था, लेकिन वॉरियर्स भी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए मैरिक को एक पुरानी कहानी याद आई जिसमें एक शार्पिट वुल्फ मार्क्स का जिक्र था जिसमें असीमित पावर थी। मैरिक उसे खोजते हुए उस जगह पर पहुंच गया और उसे हाथ में लेते ही इस जनरल नाम के मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। उस टाइम तो मैरिक किसी तरह उससे बच निकला और मास्क को पहनकर उसकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और फाइट में मास्टर ऑग को हराकर डिफीट भी कर दिया। पर अब ये मास्क उस पर काबू पा चुका था और वो बन गया था जेनागो, एक इविल वॉरियर। उसने अपने दोस्तों को उसे खत्म करने बोला, बट उसके दोस्तों ने उसे खत्म ना करके इस उम्मीद में कि वो कभी तो ठीक हो जाएगा, उसे बस एक कब्र में कैद कर दिया और 3000 सालों तक वो वहीं रहा। फिर उसी जनरल ने उसे वापस नींद से जगाया। अब रेंजर्स को इसे ठीक करना था, पर इससे पहले कि मैरिक इसका सोल्यूशन बताता, एनिमस की पावर भी कम हो गई और वो फिर से जेनाको में बदल गया। लेकिन प्रिंसेस शायला ने पता लगा लिया कि मैरिक ने जॉर्ड में रहकर उन इविल पावर्स का यूज किया था, इसलिए प्रिंसेस ने मैरिक के जॉर्ज को तबाह करने को कहा, जिससे उसका शाप भी टूट गया। लेकिन हम देख पाते कि प्रिंसेस शायद मैरिक को पसंद करती थी, पर वो रेंजर्स के आते ही उसे वहीं छोड़कर चली गई। इसके बाद मैरिक वापस एनिमारिया आया, लेकिन वो गिल्ट में था। सभी रेंजर्स और प्रिंसेस के समझाने के बाद वो फाइनली 6 रेंजर लूनर वुल्फ बन गया और मास्टर ऑग को हराने के लिए रेंजर्स के साथ में शामिल हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि रेड रेंजर को रिसर्च करते हुए फाइनली अपने पेरेंट्स के बारे में पता चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो 20 साल पहले ही मारे जा चुके थे और उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। इससे वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसकी टीम उसे संभालती है और कहती है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हो, क्योंकि इन कब्रों के बीच में उसकी भी एक कब्र होती है, लेकिन वो भी आज के डेट में जिंदा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेड रेंजर को नई पावर्स मिलती है जिससे वो बैटलाइजर मोड ऑन करता है और इसकी पावर सच में कमाल की होती है। इसके बाद तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट क्रॉसओवर एपिसोड आता है। इसमें पावर रेंजर्स, टाइम फोर्स और वाइल्ड फोर्स के रेंजर्स एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हें भी पावर रेंजर, टाइम फोर्स की कहानी जाननी ना, तो इस चैनल में जाके ये वाली वीडियो जरूर देखना। स्टार्टिंग में येलो रेंजर का चालान कर दिया जाता है जो किसी और ने नहीं बल्कि एरिक मतलब कि टाइम फोर्स क्वांटम रेंजर ने काटा था। और इधर टीन ऑग किसी को तो ढूंढ रहे होते हैं, पर जब रेंजर्स से इनका मुकाबला होता है तो टाइम फोर्स के दोनों रेंजर एरिक और वेस इसे हरा नहीं पाते। तभी वाइल्ड फोर्स रेंजर्स आकर इनकी मदद करते हैं और उनको भगा देते हैं। सभी ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि और भी रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर अपनी येलो रेंजर इसका चेहरा देखते ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि क्वांटम रेंजर ने उसका काटा था। चलान यार। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाती है कि टाइम फोर्स के रेंजर्स इस मॉन्स्टर को म्यूटेंट कहते हैं और वाइल्ड फोर्स के रेंजर्स ऑक्स कहते हैं। इसी बीच ये दोनों फ्यूचर से कांटेक्ट करते हैं। तब ग्रीन रेंजर बताता है कि 3 म्यूटेंट्स फ्यूचर से भागकर 2002 में चले गए हैं और रेड रेंजर की पुरानी सेटिंग यानी पिंक रेंजर उन्हें ढूंढने के मिशन पे गई हुई है, लेकिन उससे भी कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इधर ये दोनों सारी सिचुएशन ग्रीन रेंजर को बताते हैं। तब वो अपनी सेटिंग मतलब नादिरा को लेकर उसके बाप रेंसिक के पास में जाता है जो पिछले सीजन का मेन विलन था। पर ये अच्छा बन के अब रेंजर्स की मदद क्यों करेगा और क्यों इसके दिल में अब इतना प्यार है, ये सब जानने के लिए तुम्हें टाइम फोर्स की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इधर सभी रेंजर्स इन तीनों का मुकाबला कर रहे होते हैं, पर ये सभी मिलके भी उनसे मार खा जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारी पिंक रेंजर की और ये इन सब को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ये सभी एनिमारिया आते हैं और बाकी रेंजर्स भी फ्यूचर से यहाँ आते हैं रेंसिक को लेकर, जो बताता है कि फ्यूचर में साल 3000 में जब ये बेघर हो गया आवारों की तरह टाइम फोर्स की पुलिस से बच के भाग रहा था, तो ये एक सीक्रेट प्लेस में पहुंचा जहाँ 3 ऑक्स हजारों सालों से जमे हुए थे।
उन्होंने इसे कहा कि इंसान इनके भी दुश्मन है और वो इनसे बदला लेना चाहते हैं, और अगर रेंसिक उन्हें आज़ाद कर दे तो वो उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। रेंसिक ने पावर की लालच में उन्हें आज़ाद कर दिया और उन ऑक्स ने रेंसिक के अंदर घुसकर उसका म्यूटेंट डीएनए कॉपी कर लिया, जिससे वो सभी म्यूट ऑक्स बन गए, मतलब म्यूटेंट और ऑक्स का कॉम्बिनेशन। और इधर रेंसिक की पूरी बॉडी को उन्होंने एक हथियार में बना दिया जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। अब रेंसिक इनकी मदद करना चाहता था और रेंजर्स ने भी उसको मौका दिया, लेकिन मौका तो अब रेड रेंजर और पिंक रेंजर को मिला था, जिसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इधर क्वांटम रेंजर और बोल्ड येलो रेंजर भी उस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ ये तीनों ऑक्स मास्टर ऑक्स के पास चले जाते हैं और उसके साथ सिटी पर हमला करने आते हैं। तब रेंजर्स को समझ आता है कि ये म्यूट ऑक्स भी फ्यूचर को दोबारा लिखना चाहते हैं, और अभी तक ये लोग मास्टर ऑक्स को ही खोज रहे थे, क्योंकि मास्टर ऑक्स इन सभी के मास्टर हैं। भाई क्या यार, मास्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक पावर प्लांट में गड़बड़ करते हैं, पर रेंजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना ब्लू और ब्लैक रेंजर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। Hey, never give up, right? Never give up. Yeah! फाइट स्टार्ट होते ही सभी रेंजर्स उनका मुकाबला करते हैं और रेंसिक अकेला ही तीनों से भिड़ जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और रेंसिक घायल हो जाता है। पर उसने अपनी पावर से इन मॉन्स्टर से अपना म्यूटेंट डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उनकी पावर्स कम हो गई थी, और बाकी रेंजर्स मिलकर अब तीनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये फाइट सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था। इधर उन मॉन्स्टर के साथ रेंसिक का म्यूटेंट डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है, इसलिए वो अब पूरा इंसान बन जाता है। और फाइनली ये सब पिकनिक मना रहे होते हैं, जहाँ ब्लैक रेंजर इसकी बेटी पे लाइन मार रहा होता है, पर इसको देखते ये यहाँ से भाग जाता है, पर इसकी बेटी अपने पुराने बंदे ग्रीन रेंजर के साथ में निकल जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एडलर, जो कि 20 साल से गायब थे, उसे अमेजोन के जंगल से रेस्क्यू किया जाता है, और ये कोल के पेरेंट्स के साथ शामिल था, इसलिए सभी रेंजर्स सच्चाई का पता करने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही ये इन सबको कैद कर लेता है, और तब रिवील होता है कि डॉक्टर एडलर ही असली मास्टर ऑग है, और यही कारण है कि वो हमें इंसान की तरह दिखाई देता है। और ये बताता है कि रेड रेंजर की माँ से ये प्यार करता था, लेकिन रेड रेंजर का बाप, जो इसका अच्छा दोस्त था, उसने पहले उसे प्रपोज कर दिया। ये तीनों साइंटिस्ट थे जो एनिमारिया के एग्जिस्टेंस को साबित करना चाहते थे और उसके लिए रिसर्च भी कर रहे थे। उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर कोल जन्म लेता है, पर हर चीज़ में डॉक्टर एडलर पीछे रह जाता है और अपने दोस्त से जलने लगता है। एक बार अमेजोन में रिसर्च करने के टाइम इन्हें मास्टर ऑक्स के अंतिम बचे हुए सीड्स मिलते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय ना करके डॉक्टर एडलर खा लेता है और उसकी पावर से रेड रेंजर के पेरेंट्स को खत्म कर देता है। सच्चाई सुनकर कोल पूरी तरह से टूट जाता है और मास्टर ऑग उसे मारने लगता है, पर फिर वो होश में आकर इसे अपनी पावर से घायल कर देता है और अब मास्टर ऑग की एनर्जी भी इसके अंदर नहीं रहती, इसलिए कोल बदला ना लेकर इसे जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। पैरेलल में ये दो नमूने भी नॉर्मल हो जाते हैं और जहां मास्टर ऑग एंसल लड़ाई में मारा गया था, वहां जाके एक जनरल को जगा देते हैं। इधर के बाद डॉक्टर भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग टीम में हो जाते हैं और एक ह्यूमन का हुक्म मानने से ही ये दोनों मना कर देते हैं और डॉक्टर को खाई से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर के सिर पर एक ऑर्ग आ जाता है, मीन्स अब ये ह्यूमन से ऑर्ग में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है और हमें इस बच्चे काइट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे अपना घर या पेरेंट्स कुछ भी याद नहीं था, बिल्कुल हमारे रेड रेंजर की तरह, और ये अकेला ही रहता था, इसलिए रेड रेंजर के मन में इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंजर्स इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन अपना ब्लू रेंजर इसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में घुस जाता है और फिर वहाँ होता है लफड़ा। ये सभी ऑक्स वहाँ पे अटैक कर देते हैं। इस नमूने का बड़ा भाई आता है, लेकिन वो भी रेंजर्स के हाथों मारा जाता है। और काइट जब मैरिक के तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल को देखता है तो उसे लगता है कि उसने मैरिक को पहले भी कहीं देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सभी जॉर्ज को अपना गुलाम बना लेता है, लेकिन अचानक काइट ये बच्चा उन जॉर्ज से बातें करने लगता है और उनको सही कर देता है, बट इसमें इतनी पास लगती है कि ये बेहोश हो जाता है। और अब मैरिक को भी लगने लगता है कि वो काइट से 3000 साल पहले वाली लड़ाई में मिला था। लेकिन अब काइट जब होश में आता है तो कोई तो न्यूज़ चला देता है जिसमें इंसानों की सच्चाई मतलब पॉल्यूशन की न्यूज़ चल रही होती है, जिसे देखकर काइट को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। बाहर इसे ये जनरल ले जाता है जो इसे बताता है कि ऑक्स इंसानों के फैलाए पॉल्यूशन से ही तो बनते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और अब ये मॉन्स्टर सब पर हमला करता है। इधर फाइट के बीच में रेंजर्स काइट को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक कार जब उसकी तरफ जा रही होती है उसी टाइम अचानक से काइट अपने हाथ से ही उसे रोक के वापस फेंक देते हैं, बिल्कुल एक टॉय की तरह, और इस मॉन्स्टर को रेंजर्स हरा देते हैं। पर ये जनरल उनके मेगाजॉर्स में एक बग लगा देता है, जिससे रेंजर्स का कंट्रोल उससे छूट जाता है और यहाँ से ये जनरल काइट को अपना ट्रू फॉर्म दिखाने बोलता है। और हमें पता चल कि ये ऑर्ग काइट को पहचान गया था, लेकिन रेंजर्स अभी तक नहीं पहचान पाए थे। काइट ही एनिमस था जो इंसानों की ये सब हरकतें देखकर सभी वाइल्ड जॉर्ज को अपने डायमेंशन में वापस लेके चला जाता है और ना तो इंसानों की और ना तो ऑक्स की हेल्प करने का फैसला करता है। अब क्योंकि वाइल्ड जॉर्ज नहीं थे, उनकी प्रोटेक्टर मींस प्रिंसेस शाइला डीप स्लीप में चली जाती है, बिकॉज वाइल्ड जॉर्ज की एनर्जी से ही वो जिंदा रह पाती है। अब रेंजर्स बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और एनिमस वापस आकर मैरिक को अपने साथ चलने बोलता है, बिकॉज एनिमस और मैरिक इन सब टाइम में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एनिमस मैरिक को समझाता है कि वो इस टाइम से बिलोंग नहीं करता, वो उसे साल 3000 में ले जाना चाहता था जहां इंसानों को पृथ्वी की कदर थी,
लेकिन मैरिक अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है और इधर कुछ ह्यूमंस एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, जिसे देखकर एनिमस समझ जाता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं और वो वाइल्ड जॉर्ज को वापस ला देता है और खुद भी मेगाजॉर्ड के रूप में लड़ाई में शामिल हो जाता है। साथ ही अब प्रिंसेस शायला भी नींद से जाग जाती है और एनिमस अपने रेड रेंजर को ये कूल दिखने वाली बाइक गिफ्ट में दे देता है। इसके बाद हम एक लेजेंडरी एपिसोड देखते हैं जिसमें अब तक सीजन के सारे रेड रेंजर एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मशीन एम्पायर जो पावर रेंजर्स जियो के मेन विलन थे उनके कुछ जनरल्स बच गए थे। और पावर रेंजर्स जियो की सीरीज भी तुम्हें मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। उन सभी ने मिलकर लॉर्ड जेथ का जो जॉर्ड था, जिसका नाम सर्पेंटीना था, उसे ढूंढ लिया था और ये जॉर्ड इतना पावरफुल था कि ये अर्थ को बर्बाद कर सकता था। उसे रोकने के लिए सभी मून पर जाते और लाइट स्पीड रेस्क्यू, इन स्पेस, एलियन, टर्बो, लॉस्ट गैलेक्सी, वाइल्ड फोर्स, टाइम फोर्स और अपना लेजेंडरी टॉमी ऑलिवर फ्रॉम जियो, साथ ही अपना ओरिजिनल रेड रेंजर फ्रॉम माइटी मॉर्फिन जेसन हमें देखने को मिलता है। ये सभी मिलके इन 5 जनरल की मस्त धुलाई करते हैं। ये फाइट इतना औसम था कि मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि तुम सभी पावर रेंजर ऑफिसर्स के चैनल पे जाकर इस एपिसोड को जरूर देखना। और बाकी सीरीज की स्टोरी जाननी है तो मेरा चैनल तुम्हारे पास है ही। वेल उन सबको हरा के ये सभी रेंजर्स वापस अर्थ में आ जाते हैं और अपनी अपनी बढ़ाई मारते हुए अपने अपने घर को निकल जाते हैं। इसके बाद टॉक्सिका को ये जनरल अपने महल से निकाल देता है। तभी ये नया और एक निंजा घूमते हुए जनरल के पास आता है और उसे एक आइडिया देता है। फिर ये टॉक्सिका और जल्ट्रैक्स के पास में जाकर उन्हें प्रिंसेस को किडनैप करने बोलता है, लेकिन ये फेल हो जाते हैं। देन निंजा टॉक्सिका को कहता है कि अगर वो अपना ऑग मतलब अपना सिंग काट दे तो एनिमारिया का जो प्योर वाटर है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये सिंग तो दोबारा भी उग जाता है। ये सब बोलकर वो निंजा उसके ऑग को काट देता है, जिससे दोबारा अटैक होने पर ये हॉली वाटर से बच जाती है और निंजा अपनी ट्रिक्स से रेंजर्स को बिजी रखता है। साथ ही इधर प्रिंसेस शायला अपने आप को डिफेंड करती है और वो बहुत ही अच्छी फाइटर भी थी, पर एंड में वो हार जाती है। और इधर निंजा अपनी एक और शैडो टेक्निक से सभी रेंजर्स के शैडो को जिंदा कर देके उनसे ही लड़ने के लिए भिड़ा देता है और इस जनरल के वेपन को रखवाली के लिए ले लेता है। और ये दोनों प्रिंसेस को यहाँ लेके आते, पर टॉक्सिका कमजोर हो रही थी और एक ट्विस्ट रिवील होता है कि किसी भी ऑग का सिंग दोबारा नहीं उगता। एक बार कटने के बाद वो ऑग मारा जाता है और यहाँ इस निंजा ने टॉक्सिका को काट दिया था। बेचारी ने अपना सब कुछ मास्टर के हवाले कर दिया था, पर उसे एंड में धोखा ही मिला और उसका ये हरामखोर मास्टर रेंजर्स के आने पर टॉक्सिका को अपनी शील्ड बना लेता है और अटैक से वो फाइनली मारी जाती है। पर तभी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है, जो होता है मास्टर ऑर्ग। और ये निंजा मास्टर ऑर्ग का ही वफादार सैनिक होता है, जिसने प्लान बनाकर ये सब किया था और मास्टर ऑर्ग को धोखा देने वालों को मार डाला था, जिसमें टॉक्सिका मर चुकी थी और इस जनरल को मास्टर ऑर्ग मार देता है। अब ये जल्ट्रैक्स प्रिंसेस को लेकर निकल जाता है और टॉक्सिका की याद में खोया रहता है, रो रहा होता है कहीं पे बैठ के, तो प्रिंसेस उसे दिलासा देती है, पर ये निंजा इन पर हमला कर देता है और जल्ट्रैक्स को घायल करके प्रिंसेस को ले जाता है। इधर रेंजर्स अपनी शैडो से फाइट कर रहे होते हैं, तभी जल्ट्रैक्स वापस आता है और अपनी दुख भरी कहानी सबके सामने सुनाने लगता है कि कैसे इन दोनों ने 3000 सालों तक अपने मास्टर का इंतजार किया, पर एंड में इन्हें धोखा ही मिला। मगर ये निंजा जब इसका शैडो बना रहा होता है उसी टाइम ये एक मिरर को सामने ला देता है, जिससे निंजा का ही शैडो जिंदा होकर इस पर हमला कर देता है। अब अगर निंजा अपनी शैडो को ख़त्म करता तो वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपना रेड रेंजर ये काम कर देता है और फाइनली इस निंजा का यहीं पे एंड हो जाता है। मगर मास्टर ऑग प्रिंसेस को कैद कर लेता है और इस रेल इंजन वाले ऑग को तबाही मचाने शहर में भेज देता है। इधर स्पिरिट वर्ल्ड से टॉक्सिका जल्ट्रैक्स को कांटेक्ट करती है और उसे बचाने बोलती है, इसलिए जल्ट्रैक्स टॉक्सिका के हॉर्न को रेंजर्स के ब्लास्ट की एनर्जी से ऑब्जर्व कराने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है, क्योंकि इसी एनर्जी से टॉक्सिका ख़त्म हुई थी तो इसी एनर्जी से वो वापस भी आएगी। और रेंजर्स एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपने मेगाजॉर्ड्स का, जिससे वो इस मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। इधर टॉक्सिका भी वापस आ जाती है, पर प्रिंसेस शायला अभी भी नेक्सस नाम की जगह पर कैद होती है और किसी को भी पता नहीं होता कि ये जगह कहाँ पर है। फिर इन दोनों नमूनों को मास्टर ऑग से धोखा खाने के बाद रेंजर्स की मदद करते हुए हम देख पाते हैं, जो इनको बताते हैं कि नेक्सस में सिर्फ ऑग्स जा सकते हैं। और अभी मास्टर ऑग्स ने अब स्पिरिट वर्ल्ड से 3 डीमंस को जिंदा कर लिया है, जो नेक्सस की 3 स्टैचूज की पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर ऑग कोई तो जादू टोना कर रहा होता है और जिसके लिए वो प्रिंसेस का नेकलेस भी ले लेता है। और इन स्टैचूज को तबाह करने पर मास्टर ऑफ ने जो नेक्सस के बाद शील्ड बनाई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तभी ये दोनों अंदर जा पाएंगे। मुश्किल से इनकी बात पर भरोसा करके रेंजर्स 3 टीमों में बढ़ जाते हैं और इन जनरल्स को हराते हैं, लेकिन उनकी पावर सब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है, इसलिए एक रेंजर इनको रोकता है और दूसरा रेंजर स्टैचू को डिस्ट्रॉय करता है। इधर मास्टर ऑग अपने रिचुअल के थ्रू जो ओरिजिनल मास्टर ऑग था उसका हार्ट मीन्स उसके दिल को रिवाइव कर लेता है और उसे खा जाता है, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरी जगह टूटने लगती है और मास्टर ऑग इंडिया के फर्जी बाबा की तरह हवा में उड़ने लगता है। लेकिन इस जगह के गिरने से पहले ये दोनों नमूने प्रिंसेस को बचा लेते हैं और प्रिंसेस इसे लेकिन ये सब देख के टॉक्सिका जलने लगती है। लेकिन अभी इन सबको यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि पूरी की पूरी जगह गिर रही थी। इसी कारण ये सभी सब कुछ छोड़कर सिर्फ वहां से बाहर निकलते हैं और एंड में फाइनली ये सभी बच जाते हैं। और शायद ये डॉक्टर मास्टर ऑग की एनर्जी को संभाल नहीं पाता, इसलिए वो धूल में बदल जाता है और फाइनली ये सभी एक दूसरे को गुड बाय बोल के अपने अपने घर को निकल जाते हैं।
बट वेट फिनाले अभी बाकी है मेरे भाई। इसके बाद हम सभी पावर रेंजर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। तभी नेक्सस से एक एनर्जी निकलती है और हमारे सामने आता है ओरिजिनल मास्टर ऑर्क। हाँ, वही जो 3000 साल पहले मारा जा चुका था। वो अपने हार्ट के कारण पूरी तरह से जिंदा हो चुका था और डॉक्टर एडलर का जो बॉडी था अब वो पूरी तरह से ऑर्क बन चुका था। सभी रेंजर्स को ये एक झटके में हरा देता है। देन ये अपना बड़ा रूप ले लेता है, जिसे रोकने एनिमस खुद वापस आता है और उसकी मदद मैरिक करता है। पर ये दोनों भी मास्टर ऑर्क को हरा नहीं पाते और मैरिक के एनिमल क्रिस्टल्स को मास्टर बर्बाद कर देता है। साथ ही एनिमस भी दोबारा मारा जाता है अब, क्योंकि इनकी पावर्स इनके एनिमल क्रिस्टल से जुड़ी होती है, इसलिए मैरिक का रेंजर पावर भी खत्म हो जाता है। पर तभी बाकी रेंजर्स एनिमारिया में इन दोनों को टेलीपोर्ट करके बचा लेते हैं, लेकिन एनिमस नहीं बच पाता और मास्टर ऑर्क एनिमारिया में आके सभी वाइल्ड जॉर्ज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सभी जॉर्ज अपने घर को बचाने के लिए फाइट करते हैं और रेंजर्स भी अपने मेगाजॉर्ड का यूज करके मास्टर ऑर्क के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने डियर जॉर्ड अपने मैजिक से मास्टर को फ्रीज कर देता है, जिससे रेंजर्स को फिलहाल अटैक करने का मौका मिल जाता है और मास्टर डिस्ट्रॉय होता है। पर उसका ऑक का दिल वापस उसके बॉडी को असेंबल कर लेता है और फिर मास्टर ऑफ डियर जॉर्ड, लॉयन जॉर्ड, पोलर बियर, गोरिल्ला जॉर्ड सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही एनिमल क्रिस्टल्स भी डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और ये सभी पावर रेंजर्स के मेन जॉर्ड थे, इसलिए उनकी पावर भी फाइनली खत्म हो जाती है और मास्टर ऑफ एनिमारिया को अनस्टेबल करके अर्थ में क्रैश करवा देता है। साथ ही पूरे शहर में अपने मॉन्स्टर्स को तबाही फैलाने के लिए भेज देता है। अब सभी रेंजर्स विदाउट पावर्स के बिल्कुल होपलेस होते हैं और इधर मास्टर ऑफ रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लेता है, लेकिन अपना रेड रेंजर सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देकर लड़ने के लिए ले जाता है और खुद टार्जन बनकर शॉट उठाकर मास्टर ऑर्क के सामने बॉडी बिल्डिंग करने लगता है। इसके बाद जब मास्टर ऑर्क सबको मारने ही वाला होता है, तभी इनकी हिम्मत और सेल्फिशनेस की पावर से एक नई एनर्जी निकलती है, जिससे मास्टर ऑर्क के ये सारे सिपाही मर जाते हैं और ये पावर कुछ और नहीं इनके एनिमल क्रिस्टल्स की होती है जो रिवाइव हो चुके थे। अब हमें पुरानी लड़ाई में खोए हुए सारे के सारे वाइल्ड जॉर्ज देखने को मिलते हैं। अब तुम जितने भी एनिमल्स का नाम जानते, चाहे वो सांप, बिच्छू, नेवला, पिकॉक कुछ भी हो, उन सारे एनिमल्स के स्पिरिट वापस आ जाती है और रेंजर्स के ओरिजिनल एनिमल जॉर्ज भी वापस आ जाते हैं, जिससे कि उनके पावर्स भी वापस लौट आती है, जिससे वो लोग मास्टर ऑर्क को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसका दिल अभी भी बीच में बच जाता है, तो रेंजर्स अपने जंगल स्लैश से उसे वैसे ही 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा दिल तोड़ा था और फाइनली इसका अंत हो जाता है। सभी वाइल्ड जॉर्ज अपने होम एनिमारिया में वापस लौट जाते हैं। अब क्योंकि ऑक्स नहीं रहे, तो प्रिंसेस शायला इन सभी को पृथ्वी पर छोड़कर एनिमारिया को वापस आसमान के बीच में छुपा देती है और साथ ही इनके रेंजर्स पावर्स भी अब एनिमारिया के साथ ही चले जाते हैं। अब अपना रेड रेंजर जिंदगी भर एनिमल्स का ध्यान रखता है, येलो रेंजर वापस एयरफोर्स में चली जाती है, ब्लू और ब्लैक रेंजर ग्रीन स्क्रीन में फोटो खिंचवाकर पूरी दुनिया में शेयर करने का दिखावा सोशल मीडिया में करते हैं और मैरिक अपनी डेस्टिनी की तलाश में निकल जाता है। साथ ही उसकी परछाई मींस जिना को भी अपनी डेस्टिनी खोजने उसी के पीछे चले जाता है और व्हाइट रेंजर एक स्कूल में टीचर बन जाती है और फाइनली इसी के साथ में ये सीजन भी एंड होता है।